अब इतना समझने के बाद याद करो फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे थे। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपको मैंने बताया था कि बैलेंस शीट के थ्रू हमें पता चलती है कि हम कितना ओन कर रहे हैं और कितना ओ कर रहे हैं। तो अब आपको पता है ओ हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, लायबिलिटीज़ बाहर वालों को और कैपिटल ओनर को ओ करते हैं हम, और ओन हम क्या करते हैं, ओन हम एसेट्स करते हैं। तो यहाँ पे मुझे बैलेंस शीट का परफॉर्मा बताना ज़रूरी हो जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से आपको क्या पता चल गया, हम कितना ओन करते हैं शुड बी इक्वल टू हम कितना ओ करते हैं। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है कि जितना हम ओन करते हैं और जितना हम ओ करते हैं वो इक्वल होना चाहिए। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा यहाँ पे बताना ज़रूरी हो रहा है ताकि हम आगे के सम सही से कर सकें। बैलेंस शीट का परफॉर्मा कुछ ऐसा है, ऊपर हम लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ वट एवर कंपनी। अभी हम परफॉर्मा के अंदर अच्छे से नहीं घुस रहे, एज एट यहाँ पे एक डेट लिख देते होते हैं जिस दिन को हमने वो बैलेंस शीट बनाई होती है। तो ये बैलेंस शीट क्या बताती है, उस पर्टिकुलर दिन को हम क्या क्या ओन करते हैं और क्या क्या ओ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ बॉक्सेस टाइप बन जाते हैं। चार बॉक्सेस बनेंगे, दो ये थोड़े बड़े बनेंगे, दो ये थोड़े छोटे बनेंगे। ये वाले बॉक्स में हम क्या, हमारी हेडिंग होती है, यहाँ पे लिखते हैं हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। ये है हमारी कैपिटल और लायबिलिटी साइड। तो ये साइड हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कितना हम ओ करते हैं। तो ओ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड, कितना हम ओ करते हैं, ये साइड ये बताती है। फिर ये जो होता है यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट, अभी मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ AMT कर अमाउंट इन रुपीज़, इंडियन करेंसी रुपीज़। फिर ये वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, एसेट साइड। यहाँ पे हम एसेट्स लिखते हैं और फिर यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं अगेन इन रुपीज़। तो अब एसेट साइड क्या बता रही है, एसेट साइड बता रही है कितना हम ओन करते हैं। ओन करते हैं। अब कितना हम ओ करते हैं शुड बी इक्वल टू व्हाट, कितना हम ओन करते हैं, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के कारण ही ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा है। ये बैलेंस शीट कहाँ से हमारे को पता चली है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन से ही पता चली है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट। क्योंकि कुछ तो फंड्स हम यूज़ कर लेंगे अलग अलग एसेट्स खरीदने में और बाकी जो बच जाएगा वो कैश बच जाएगा या बैंक बैलेंस बच जाएगा हमारा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दिखाने के लिए कि ये जो बैलेंस शीट है इनका जो ये टोटल होता है ये हमेशा इक्वल होता है, ये हमेशा टैली करता है। इक्वल होने को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, टैली बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये टोटल सेम होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू करें तो यहाँ कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड्स में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैपिटल, बिल्कुल बेसिक बैलेंस शीट बना रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है अभी हमारा परफॉर्मा में, समझ रहे हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है इस अकाउंटिंग इक्वेशन के कारण। तो कैपिटल हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 लाख। जब भी आप नंबर्स लिखोगे, अब आज से हमेशा याद रखना है, जब भी नंबर्स लिखोगे तो आप उसको कॉमा से सेपरेट करने वाले हो, नहीं तो क्या होगा, आप जब कैलकुलेशन करने वाले हो आप ऑब्वियसली मैनुअल कैलकुलेशन करोगे, आपको कैलकुलेटर नहीं होगा, आप गलत कर दोगे कैलकुलेशन। तो हमेशा कॉमाज यूज़ करके ही करोगे। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 1s 10s 100s, 100s प्लेस के बाद एक कॉमा आता है, उसके बाद हर दो के बाद क्या आता है, कॉमा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 लाख लिखा है, तो ये कैसे लिखा है 10,00,00,000। बहुत ही इजी सी चीज़ है, बस ध्यान में क्या रखना है कि कॉमा से सेपरेट करोगे आप डिजिट्स को। कैपिटल, और कैपिटल के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं लायबिलिटीज़, जहाँ पे इसमें मेरे पास है लोन 2 लाख का,
तो टोटल हमारे पास सोर्सेज हैं, मतलब टोटल जो है हमारा कैपिटल और लायबिलिटी साइड का वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और हमेशा इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम डबल अंडरलाइन करते हैं। हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसका जब लास्ट वाले स्टेप पर हम पहुँच जाते हैं तो उसको हम हमेशा अकाउंट्स में डबल अंडरलाइन करते हैं, तो यहाँ पर इसको डबल अंडरलाइन करना ज़रूरी रहता है। फिर एसेट्स हमने देखा था कि कुछ तो फर्नीचर ले लिया, मान लेते हैं 2 लाख का फर्नीचर ले लिया, कुछ तो बिल्डिंग ले ली, मान लेते हैं 5 लाख की बिल्डिंग ले ली, और रिमेनिंग जो है वो क्या बच गया आपका, कैश बैलेंस बच गया आपका। तो ये 7 लाख टोटल हो गया, तो 12 लाख टोटल हमारे पास सोर्सेज थे, उसमें से 7 लाख हमने यूज़ कर लिया, बचा कितना, 5 लाख। 5 लाख ही आपका कैश का बैलेंस होगा, और इसका भी टोटल क्या हो जाएगा, 12 लाख ही हो जाएगा। और ये जो दोनों साइड्स रहती हैं बैलेंस शीट की, इसको बैलेंस शीट बोलते ही क्यों है, इसकी दोनों साइड जो होती है, एक तो साइड कितना हम ओ कर रहे हैं जो कि कैपिटल और लायबिलिटी साइड होती है, और दूसरी साइड एसेट साइड की जो बताती है कितना हम ओन कर रहे हैं। आगे चल के कुछ भी करोगे, अगर बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं हुई मतलब आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। तो बैलेंस शीट, इसका नाम ही बैलेंस शीट क्यों है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन के कारण ही इसका नाम बैलेंस शीट है, क्योंकि ये जो 2 साइड्स हैं कैपिटल और लायबिलिटी साइड और दूसरी साइड एसेट साइड, ये हमेशा क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी। ये जो दो टोटल होगा इन दोनों का, इन दोनों साइड्स का, वो हमेशा हमेशा इक्वल रहेगा। यही जो ये बैलेंस शीट है हमारी, ये हमें क्या बताती है, ये हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो इसको एक और नाम है बैलेंस शीट का, क्या, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट को हम क्या भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी हम बोल देते हैं बैलेंस शीट को, क्योंकि वो हमें बता रही है आज के दिन कितना तो हम ओ करते हैं, मतलब कितना टोटल है हमारा कैपिटल और लायबिलिटीज़ का, और कितना हम ओन करते हैं, मतलब कितने एसेट्स हम ओन करते हैं। अब सबके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, 5 चीज़ें बोला था अकाउंट्स में होती हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया। हमें पता चल गया कि कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ एक साइड होती है बैलेंस शीट की, दूसरी साइड होती है हमारी एसेट साइड, और ये दोनों साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ हम क्या मान के चले थे कि हमने बिज़नेस अभी अभी शुरू किया है, ना इनकम हुई है ना खर्चा हुआ है, पर इनकम और खर्चा आगे चल के तो होगा, तो तब क्या होगा, ध्यान से सुने। अब क्या हो रहा है, कुछ देर हमने काम कर लिया, कुछ इनकम्स हो गई और कुछ खर्चे हमें करने पड़े उस इनकम को अर्न करने के लिए। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, इनकम, साथ में थोड़ा सा इनकम रिवाइज भी कर लेते हैं। इनकम में क्या क्या आता है, सेल्स आती है और अदर इनकम आ जाती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कुछ भी कमाई आ जाती है। तो मान के चलते हैं सेल्स हमारी हो गई 10 लाख की, और अदर इनकम जो हमने कमाई वो हमने कमाई कितनी, 1 लाख। तो टोटल हमारी इनकम कितनी हो गई, 11 लाख। ठीक है, सबको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं था इसमें। तो ये जो हमारी 10 लाख की उस पीरियड में, अदर इनकम हमने कमाई उस पीरियड में 1 लाख, तो टोटल इनकम हमारे पास आ गई 11 लाख। अब कुछ खर्चे भी किए होंगे, तो एक्सपेंसेस में यहाँ पे मैं ले रही हूँ रॉ मटेरियल कॉस्ट। कुछ रॉ मटेरियल आए थे, हम उस पर कुछ खर्चा लगा, मान लेते हैं 2 लाख। लेबर ने काम किया, उसको सैलरीज दी, वेजेस दिए, लेबर कॉस्ट मान लेते हैं 1 लाख। कुछ और प्रोडक्शन के खर्चे लग गए, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मान लेते हैं 50,000। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप ये नंबर्स लिखोगे तो ध्यान रखना कि 1s डिजिट 1 के नीचे ही हो, 10s का डिजिट 10 का नीचे ही हो, और 100s डिजिट 100s डिजिट के नीचे ही हो। ये भी बहुत छोटी सी बात लगेगी आपको, पर बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए प्लीज़ यही करें कि डिजिट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइंड हो, 1s का 1s के नीचे हो, 10s का 10s के नीचे हो। ठीक है,
अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हमारे लगे 50,000 और कुछ सेलिंग के भी मान लेते हैं खर्चे लगे, तो सेलिंग एक्सपेंसेस फिर से मान लेते हैं क्या 50,000 सेलिंग एक्सपेंसेस भी लग गए। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा, तो अब हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सारी कमाई में से क्या कर दोगे, सारे खर्चे माइनस कर दोगे। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। इनकम हमारे पास कितनी है 11 लाख और खर्चा हमारे पास कितना है 4 लाख। तो 11 लाख माइनस 4 लाख 7 लाख रुपए का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतनी चीज़ समझने में कि हमें प्रॉफिट हुआ, टोटल कमाई में से हमने टोटल खर्चे माइनस कर दिए, 11 लाख माइनस 4 लाख 7 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। अब हम मान के क्या चले हैं, बिजनेस पहले से शुरू किया हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शन अब हो गई हैं, कुछ इनकम हो गई, कुछ खर्चे हो गए हमारे। तो अब ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाता है, ये जो प्रॉफिट का बैलेंस होता है, ये जो 7 लाख रुपए हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं कैपिटल में, एडेड टू ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। बिल्कुल याद रखना है कि ये प्रॉफिट जो है, या अगर बाय चांस लॉस आया होता, लॉस भी कहाँ जाता, कैपिटल में एडजस्ट होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट असल में किसको बिलोंग करता है, ये ओनर को ही बिलोंग करता है। तो ओनर के लिए जितनी भी एडजस्टमेंट रहती है, वो कुछ गुड्स विड्रॉ करके लेके गया था, जिसे हमने ड्राइंग्स बोला था, उसको भी कहाँ एडजस्ट किया था, उसको भी हमने कैपिटल में ही एडजस्ट किया था। कैपिटल कम हो जाती है ड्राइंग्स के कारण, ऐसे ही अगर प्रॉफिट हुआ तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है उस प्रॉफिट के कारण, और अगर लॉस हुआ हो तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है उस लॉस के कारण। तो कैपिटल में ये प्रॉफिट का जो पोर्शन होता है ये ऐड हो जाता है। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, पीरियड के बिगिनिंग की जो कैपिटल होती है, पिछले साल का क्लोजिंग जो होता है अगले साल का ओपनिंग हो जाता है, तो वो जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें हम ऐड कर देते हैं पूरे पीरियड में हमने क्या प्रॉफिट कमा लिया, क्या क्या लॉस सस्टेन कर लिया, ओपनिंग कैपिटल में वो ऐड होता है। और फिर हमारे पास क्या निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकलता है, और वो क्लोजिंग बैलेंस से सारे कहाँ दिखते हैं, इस बैलेंस शीट में दिखते हैं। तो अब ये जो कैपिटल है इसमें कुछ तो होगी इसकी स्टार्टिंग वाली कैपिटल, कुछ तो होगा इसने ड्राइंग्स करी होंगी वो माइनस की होगी, और कुछ तो होगा प्रॉफिट का पोर्शन जो इसने कमाया होगा, जो ऐड किया होगा। तो अब समझ आ जाना चाहिए कि इनकम और एक्सपेंसेस क्यों हम यहाँ पर नहीं दिखाते, इनकम और एक्सपेंसेस का, क्योंकि नेट रिजल्ट जो है प्रॉफिट या फिर लॉस हम ऑलरेडी कैपिटल में एडजस्ट कर चुके हैं, और कैपिटल का बैलेंस वो ही हमारा बैलेंस शीट में आया है। तो इनकम और एक्सपेंसेस से जो कुछ भी हुआ था सारा क्या, उसका नेट इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस हमने कैपिटल में दिखा रखा है। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली यहाँ पे सारे के सारे एडजस्ट हुए हैं। इसलिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है सोर्सेज इज इक्वल टू यूजेस, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, क्योंकि जो इनकम और एक्सपेंसेस का जो इफ़ेक्ट होता है वो हम कैपिटल में एडजस्ट कर लेते हैं। अब इस चैप्टर को करते हुए अब अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है आपके पास, कैपिटल है, लायबिलिटीज़ है, और क्या है, एसेट्स है। इनकम एक्सपेंस नहीं है आपके पास, लेकिन ट्रांजैक्शन आपको दी होगी जिसमें खर्चा भी हो रहा होगा, जिसमें कमाई भी हो रही होगी, तो उसको कहाँ एडजस्ट करोगे, उसको एडजस्ट करोगे कैपिटल में डायरेक्टली। तो ये ध्यान रखना है कि कैपिटल में डायरेक्टली एडजस्ट होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम्स और एक्सपेंसेस, क्योंकि वैसे हम क्या करते हैं, नेट इफेक्ट कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में जब कोई हेड ही नहीं है इनकम और एक्सपेंसेस का, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल एक्सपेंस को एडजस्ट करने वाले हैं कैपिटल में। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इनकम हमारी थी 11 लाख, अब मान के चलते हैं इनकम ज़्यादा हो गई 12 लाख, एक्सपेंसेस मान के चलते हैं सेम है। तो इनकम क्योंकि हमारी ज़्यादा हो गई तो 12 लाख में से हम माइनस करेंगे खर्चे, तो 12 लाख माइनस 4 लाख 8 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। इनकम बढ़ी तो क्या हुआ,
प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ा तो क्या हुआ, कैपिटल का बैलेंस भी बढ़ गया, क्योंकि जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा पहले उसमें ऐड होना था 7 लाख, लेकिन अब उसमें क्या हुआ 8 लाख ऐड हुआ। तो 1 लाख रुपए जो हमारी इनकम बढ़ी उसके कारण, उस 1 लाख के कारण प्रॉफिट बढ़ा 1 लाख, और उस प्रॉफिट बढ़ने के कारण हमारी कैपिटल भी 1 लाख रुपए बढ़ गई। तो इनकम जो होती हैं, या गेन्स भी बोल लो, गेन भी आएंगे आगे चल के। इनकम और गेन्स क्या हैं, ये हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। अगर इनकम, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, अगर इनकम बढ़ी तो कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर इनकम कम हुई तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है, इसको रटने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको बताई है कि कैसे कैसे क्या होता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, कभी कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आप गलत कर ही नहीं सकते। कैलकुलेशन मिस्टेक मैं नहीं अवॉइड करवा सकती, वो तो आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअली आप कुछ भी चीज़ गलत नहीं कर सकते अगर आप अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लेंगे। और वो थ्योरेटिकल पार्ट असली में थ्योरी नहीं होता, उसको हम थ्योरी बोल देते हैं, पर वही तो बेस होता है प्रैक्टिकल का, क्योंकि अगर वो थ्योरी नहीं होगी तो कैसे आप वो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो ये थ्योरी नहीं होती, यही असली प्रैक्टिकल चीज़ होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट समझने होते हैं इन पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, उसके बाद सम्स तो अपने आप से निकल जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि इनकम और गेन्स क्या होते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। अगर इनकम और गेन बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो क्या बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंस को बढ़ा डालूँ, टोटल ही बढ़ा देते हैं सीधा, 2 लाख रुपए अगर हम एक्सपेंस का टोटल बढ़ाएं, 6 लाख रुपए मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। तो अब क्या होगा, मान के चल रहे हैं 11 लाख पहले वाला ही ले रहे हैं, तो 11 लाख में से हम माइनस कर देंगे क्या, 6 लाख। तो 11 लाख माइनस 6 लाख क्या, 5 लाख हमारा प्रॉफिट रह गया। तो पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो था 7 लाख, अब हमारा प्रॉफिट हो गया 5 लाख। क्यों ऐसा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि हमारा खर्चा जो था वो बढ़ गया, उससे प्रॉफिट क्या हुआ, कम। उतनी ही वैल्यू से कम होता है जितना हमारा खर्चा होता है, ऐसे ही उतनी ही वैल्यू से बढ़ता है जितनी हमारी इनकम होती है। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो 2 लाख रुपए खर्चा बढ़ाया तो 2 लाख रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। इसी से क्या होगा, 2 लाख रुपए आपका कैपिटल का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, कैपिटल में चला जाता है। तो अगर एक्सपेंस बढ़ा तो क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, खर्चा बढ़ गया आपका, प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल भी कम हो गई आपकी। तो एक्सपेंसेस या लॉसेस के कारण क्या होता है, लॉसेस भी आगे चल के देखेंगे, ये होते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। मतलब कि ये क्या इम्प्लाई करता है, अगर आपका एक्सपेंस बढ़ गया तो आपकी कैपिटल पे उल्टा इफेक्ट जाएगा, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। खर्चा बढ़ेगा, कैपिटल कम होगी। क्यों कम होगी, खर्चा बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ इसलिए कैपिटल कम हुई। इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ने के कारण कैपिटल भी बढ़ गई। तो ये जो था, ये पूरा बेस था अकाउंटिंग इक्वेशन का। और आगे चल के भी जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे, आपका ये बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि क्यों अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम और एक्सपेंसेस नहीं आते। इनकम और एक्सपेंसेस इसलिए नहीं आते क्योंकि वो कैपिटल में ऑलरेडी उनका नेट इफेक्ट एडजस्टेड होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन, जब अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास है ही क्या दिया होगा, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, तो क्या कर सकते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस का नेट इफेक्ट ऐसे नहीं दिखा सकते। ट्रांजैक्शन में तो दिया होगा इनकम और एक्सपेंसेस, तो हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। और हमें पता चल गया कि इनकम अगर हमारी
बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है, उस प्रॉफिट बढ़ने के कारण हमारी कैपिटल भी बढ़ जाती है। इस तरह एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है और कैपिटल भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इनकम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल, जो इनकम के साथ होगा वही कैपिटल के साथ हो जाएगा। इनकम बढ़ी, कैपिटल बढ़ी। और इसी तरीके से एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे मैं इनवर्सली भी लिख दूँ, इसको इनवर्सली भी बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। अगर आपका एक्सपेंस बढ़ा, आपका प्रॉफिट हुआ कम, प्रॉफिट कम हुआ तो आपकी कैपिटल भी कम हो गई, तो एक्सपेंस बढ़ा तो कैपिटल कम हुई। तो मैंने ट्राई किया आपको इन डेप्थ समझाने का कि ये सब चीज़ें क्यों हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं गलती से ज़ीरो लगाना भूल गई थी, 6 लाख में 60,000 ही लिखा था, तो यहाँ पे मैंने अभी ज़ीरो लगा दिया, तो ये 6 लाख था। तो ये जो पूरी चीज़ थी ये था अकाउंटिंग इक्वेशन, और आगे चल के भी जो चैप्टर्स करने वाले हैं उनका पूरा बेस था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में वो 3 चीज़ें क्यों होती है, बाकियों का इफेक्ट किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन पर आता है। तो यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि बाद में अब जो कैपिटल, स्टार्टिंग में तो हमने देखा कैपिटल वो चीज़ होता है, वो मनी होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो ओनर लेके आता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। पर बाद के सालों में जो कैपिटल का बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दिख रहा होता है वो क्या होता है, वो अमाउंट सिग्निफाई करता है जो हम लायबल है, हम मतलब बिजनेस, हम लायबल हैं ओनर को देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें से उसने जो विड्रॉ किया था वो भी माइनस हुआ है, और जो प्रॉफिट हुआ था वो भी ऐड हुआ है, या लॉस हुआ था वो भी माइनस हुआ है, सब कुछ एडजस्टेड है उस कैपिटल बैलेंस में। तो वो अमाउंट दिखाता है जो बिजनेस लायबल है ओनर को देने के लिए। आई होप सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम बिल्कुल रेडी हैं कि हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर पाएँ। आप प्लीज़ इतना नोट डाउन करें और फिर हम आगे चलते हैं।